हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे प्यारे देश के वीर जवानों, नन्हे मुन्नों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रे ऑप्टिक्स का जो बचा हुआ पार्ट था। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स के बेसिक डिस्कस किए और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में कि किस तरीके से प्लेन मिरर इमेज बनाता है। ठीक है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि प्लेन मिरर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, अभी हटा दिया है। इवन आप नीट और जेई का भी सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद उन्होंने सीधे सीधे स्फेरिकल मिरर्स और कर्व्ड मिरर्स के को मेंशन किया है। प्लेन मिरर को अलग से स्पेशली मेंशन नहीं किया है। अब बात ये आती है कि फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है ना, ये बेस है ऑप्टिक्स का। अगर हम प्लेन मिरर के बेसिक सीखेंगे तभी हमें आगे की चीजें, जैसे मैं इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाऊंगा, कनकेव मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर है, इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, रे डायग्राम किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है ना। तो ये सब बेसिक्स हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम जंप कर पाएंगे, है ना। जैसे ऐसा होता है ना 10th क्लास के बाद, पहले उसके बाद हमने +1 में जाना है, 10th के बाद डायरेक्ट तो हम +2 में जंप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हमने मूव करना है। वैसे ही ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर को भले उन्होंने हटा दिया, बट फिर भी हम इसके जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर डिस्कस करेंगे। तो प्लेन मिरर वाला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं, बट सीधे सीधे मिरर पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बोलने को बेसिक है बट है इंपॉर्टेंट। इन टर्म्स का ही हम कैलकुलेशन करेंगे पूरे ऑप्टिक्स के अंदर। तो कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, नाम से तो हर कोई जानता है, बट प्रॉपरली हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, टेक्निकली कैसे हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट नाम की चीज क्या है। तो पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, फिर इमेज क्या होती है उसके बारे में बताना है, फिर इमेज में भी आपको पता है कि रियल इमेज भी हो सकती है, वर्चुअल इमेज भी हो सकती है। तो उन सब चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। एक बात और बोलूंगा कि अभी आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखना है ना, मैं पहले डेफिनेशन ही बताऊंगा और उसके बाद में मैं लास्ट में एक प्रॉपर डायग्राम बताऊंगा। उस डायग्राम में ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज प्रॉपरली उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना कि सर सिर्फ थ्योरी लिखा रहे हैं, अभी डायग्राम से नहीं बता रहे हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा डायग्राम से। ठीक है, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, ज्वाइन करेंगी, उस पॉइंट पे जो भी हमारी बॉडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास इमेज। चलो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब बात आती है कि इमेज क्या है, तो इमेज को हम बोलेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहां पे हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज आप आसानी से समझ रहे होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। तो जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में नहीं आपको पढ़ाया रिफ्रैक्शन के बारे में, बट ये बेसिक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो इतना आइडिया सभी को है कि रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है और रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब लाइट अगर किसी सरफेस को हिट करने के बाद बाउंस बैक कर जाए इन द सेम मीडियम तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट रेज अगर किसी मीडियम को चीर के निकल जाए, जैसे मेरे पास ये डस्टर है, क्या लाइट रेज को चीर के निकल सकती है? नहीं। तो यहां पे सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एक ओपेक सरफेस है, ठीक है, ओपेक बॉडी है, ठीक है। अगर मैं ग्लास ले लूं इसी की जगह, डस्टर को पूरा ग्लास का बना दूं ट्रांसपेरेंट, तो लाइट उसको चीर के निकल जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। सॉरी, तो मैं बोल रहा हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करें या रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें, उसको हम बोलेंगे इमेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड बात आती है रियल इमेज। इमेज की बात हो गई हमारे पास, ऑब्जेक्ट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज हम किसको बोलेंगे, तो रियल इमेज कब बनेगी, यहां पे हम बोलेंगे व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, है ना, या व्हेन इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, है ना। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर इंसिडेंट रेज एक्चुअल में मीट करें
तो वहां पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी। और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, इफ इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। तो अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा मास्टर पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहा है, ऐसे बोल के हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो बस, उसके बाद में डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। तो रियल इमेज मींस, रियल इमेज इट फॉर्म्ड व्हेन इंसिडेंट रेज, IR, देखो मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट। एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, जब मैं रे डायग्राम आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद बड़े इजीली से आपको इजी से चीजें समझ में आएंगी। तो रियल इमेज मैंने बताया व्हेन इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद जब रेज एक्चुअली मीट कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। अब इसके एग्जांपल मैं बताता हूं आपको ना, पहले हम डिस्कस करेंगे रियल इमेज के जो एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। बट एक दो पॉइंट हम इसमें और लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ही मेन पार्ट है हमारे लिए। आगे जब हम मिरर का केस पढ़ेंगे या लेंस का केस पढ़ेंगे, कौन सा मिरर या कौन सा लेंस कौन सी इमेज बनाता है, रियल बनाएगा वर्चुअल बनाएगा, किस टाइप की बनाएगा, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसके। एक चीज तो हो गई कि रेज जब एक्चुअल में मीट कर जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दूसरा, इट लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। और मैंने बताया कि डायग्राम से ही हम क्लियर कर सकते हैं, ऐसे शब्दों से मैं नहीं बताऊंगा आपको। डायग्राम से ये चीज क्लियर होगी कि रियल इमेज जो होगी इट ऑलवेज लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड लाई करेगी, डायग्राम से समझेंगे। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, जो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब क्या हुआ, चलो थोड़ा सा मैं बोल के बता देता हूँ। ऐसे ही काफी लोग जानते भी हैं क्लास में कि प्लेन मिरर में अगर हम देखते हैं तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज को ही हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझो कि मान लो मेरे पास ये प्लेन मिरर है ना, मैं अपना फेस देख रहा हूं। मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे मेरा फेस दिखाई देगा। बट अगर मैं मिरर के सामने से हट जाऊंगा तो क्या फिर भी मेरा फेस यहाँ पे अपीयर रहेगा? कोई बाहर से आके देखे कि हाँ भाई राणा सर ने पहले अपना फेस देखा, उनकी इमेज यहाँ पे छप गई, दूसरा बंदा आएगा उसको भी वैसे ही दिखाई दे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि घर में अगर मान लो 2-4 मिरर हैं और 10 लोग हैं फैमिली में, तो अगर एक बंदा गया तो उसी का फोटो छप जाएगा, फिर तो मिरर चेंज करने पड़ेंगे हमें अगर किसी दूसरे बंदे ने अपना फेस देखना है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्लेन मिरर में हम जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन पे ऑब्टेन वाली चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर मिरर के अगर हम सामने रहेंगे तभी हमारी इमेज रहेगी, हम हट जाएंगे तो मिरर इमेज वहां पे नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात आती है रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो सबसे भयंकर एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब भयंकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी ने मूवीज वगैरह सब लोग देखते हैं। आप में से अगर कुछ लोग थिएटर में गए हो, आपने सिनेमा की स्क्रीन पे जो इमेज बनती है ना, वो रियल इमेज होती है। अब रियल इमेज किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आप मूवी देख रहे हैं, सलमान खान की कोई मूवी है, सलमान खान किसी विलन को धुनाई कर रहा है ना, पीट रहा है उसको, और तुमने क्या किया कि कुछ ऐसा हो गया, अपनी गर्दन को ऐसे कर लिया, आंखें बंद कर दी। तो ऐसा तो है नहीं कि सलमान खान पीटना बंद कर देगा, वो तो फिर भी स्क्रीन पर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जब हम देखेंगे तभी हमें इमेज दिखाई देगी, हम नहीं देख रहे तब भी वो स्क्रीन के ऊपर क्या है, प्लेस है स्क्रीन के ऊपर, तभी भी वो इमेज हमें दिखाई देगी। तो इसीलिए सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी, सिनेमा की जो स्क्रीन पे इमेज बनती है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है हमारे पास? रियल इमेज की कैटेगरी में, ठीक है। जो मैंने आपको सलमान खान वाला एग्जांपल बताया कि मूवी चलती रहेगी, तुम उधर देखो या ना देखो, है ना। कुछ लोग जाते हैं थिएटर में, आपसी कार्रवाई में कुछ लग जाते हैं ना, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उधर मूवी चलिए, मूवी तो चलती रहेगी भाई, तुम देखो या मत देखो। बट प्लेन मिरर का मैंने बताया कि अगर वहां पे तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तभी तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। सो सिनेमा स्क्रीन। दूसरा एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई बॉल। हमारी आंखों में हमारी जो रेटिना पे जो इमेज बनती है, वो जो इमेज बनती है वो भी रियल इमेज की कैटेगरी में आती है। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई बॉल, रियल इमेज का एग्जांपल हुआ। थ्योरेटिकल पॉइंट अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा, तो फिलहाल आप ये चीजें नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
ठीक है बच्चा पार्टी। सो रियल इमेज वाला पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल इमेज। अगर हम बात करें कि वर्चुअल इमेज क्या है, कब बनती है, कैसे बनती है और कहां पे बनती है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, इट formed when light rays after reflection, formed when light rays, है ना, या इंसिडेंट रेज बोलेंगे, formed when light rays after reflection or refraction appears to meet at a point, ध्यान रखना वर्चुअल इमेज के केस में ऐसा फील होता है हमें कि रेज एक्चुअल में मीट कर, सॉरी appears to meet, ऐसा फील होता है कि मीट कर रही है, बट रियलिटी में वो मीट नहीं करेंगी। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि कुछ चीज हमें फील हो रही है और एक्चुअल में हो जाना, दोनों में डिफरेंस है ना। कभी कभी सुबह सुबह उठता हूँ, मेरे को फील होता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो ऐसा फील करने से, सोचने से थोड़ा ना प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा मैं। तो वैसे यहाँ पे कि ऐसा में फील हो, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, इट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। देखो ये खास बात है वर्चुअल इमेज के लिए कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन की है प्लेन मिरर को लेके कि प्लेन मिरर में हमें हमारी इमेज तभी दिखाई देगी जब हम उसके सामने खड़े हुए हैं, हम हट जाएंगे तो मिरर इमेज हमारी वहां से गायब हो जाएगी, तो हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये हो गया। दूसरा जो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखाया था रियल इमेज में, रियल इमेज लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड, है ना, तो ये उसके अपोजिट लाई करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल इसका, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की हेल्प से जो इमेज बनेगी दिस इज द वर्चुअल इमेज हो जाएगी। दूसरा इमेज हम इसका ले सकते हैं एग्जाम्पल, एक और लिख सकते हैं हम चाहें तो, इमेज फॉर्म्ड ऑन बोथ फेसेस ऑफ ए स्पून, चम्मच होती है ना हमारे पास स्पून। ठीक है, तो स्पून में तुम देखना फ्रंट साइड देखो, बैक साइड देखो, कहीं पे भी, तो जो इमेज वहां पे बनेगी वो भी कैसी होगी, वर्चुअल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम स्पून खरीद के लेके आए, हमने खुद को देखा उसमें तो हमारा फोटो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इसलिए वर्चुअल इमेज का केस हुआ स्पून वाला भी। चलो ठीक है, बोल बच्चन काफी हो गया। अब बात आती है कि सर ये लास्ट पॉइंट तो आई होप के समझ में आए होंगे सभी को कि रियल इमेज कैसे स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, वर्चुअल कैसे ऑब्टेन नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट कंफ्यूजिंग है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने हैं। स्टार्टिंग वाले पॉइंट कौन से, जैसे मैंने बताया कि रियल इमेज में जो इमेज बनेगी वहां पे रेज एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट्स करेंगे उस पॉइंट पे, और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, अपीयर्स टू मीट। तो पहले मैं वर्चुअल इमेज वाला बताता हूं आप लोगों को। जैसे मैं बात करूंगा इस साइड वर्चुअल इमेज की, क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है, मैंने फर्स्ट पॉइंट बच्चों को नहीं बताया कि कैसे रेज एक्चुअल में मीट करती हैं और मीट नहीं करती, तो उसको हम यहां से समझेंगे। वर्चुअल इमेज की बात करें तो हमारे सामने प्लेन मिरर आ जाएगा। प्लेन मिरर को लेके भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है भाई आप लोगों ने, क्योंकि थोड़ी देर में प्लेन मिरर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ बातें ऐसी हैं मिरर की जो मैं स्किप कर दूंगा। मेरा मेन फोकस होगा कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं रेस के बारे में कि कहां पे मीट कर रही है, कहां पे मीट नहीं कर रही है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लेन मिरर है और उसके पास मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख लिया। अभी मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है आप लोगों को, रे डायग्राम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना लेके, है ना, मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इसकी इमेज जब मैंने बनानी है तो होगा क्या, देखो इमेज का पैटर्न किस तरीके से होगा। मान लो एक रे ऐसे गई, ठीक है, और एक रे मैंने इस साइड से ऐसे पास करा दी। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास रेज आ गई। एक मिनट, अब होगा क्या, मैंने जब दो रे ऐसे ट्रेवल कराई, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब जहां पे रे ने हिट किया है वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ की, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रे डायग्राम कुछ भी, तो मैंने रे को किसी एंगल पे हिट कराया। ये मान लो नॉर्मल n1 है, पहले वाला नॉर्मल, जितने एंगल पे लाइट रे हिट करेगी उतने पे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कल की क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के, तो रे इस टाइप से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, मतलब जितने एंगल पे हिट किया उतने पे रे वापस जानी चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो भावनाओं को समझो, डायग्राम पे ना जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि n1 नॉर्मल हुई, जितने एंगल पे इंसिडेंट रे ने हिट किया उतने पे वापस चली गई। वैसे ही यहाँ पे जहां पे रे ने हिट किया वहां भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने लॉ को डिसओबे नहीं करना।
अब इस नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे रे ने हिट किया उतने पे हिट करके वापस जाएगी, ऐसे चली गई रे सेम एंगल पे वापस। अब हमने क्या करना है, जैसे मैं पहले पैटर्न बना देता हूँ उसका ताकि डायग्राम गलत ना हो। ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे इमेज क्यों आ रही है ये भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो अब मैं इस रे को ऐसे एक्सटेंड करूंगा पीछे की साइड, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, ऐसे मीट कराना है ताकि, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बन गया। ये हो गया इमेज। अब ये जो इमेज मेरे पास बनी है बच्चा पार्टी, ये बनी है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनी है। सबसे पहले समझो रे डायग्राम को, थोड़ा सा रे डायग्राम तो मैंने बता दिया कैसे। जितने एंगल पे हिट किया नॉर्मल ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जितने एंगल पे हिट किया उतने पे रे वापस चली गई, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई। आर लिख देता हूं शॉर्ट में, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड रे, अब ये तो आपस में मीट करेंगे नहीं कभी, है ना। ये तो किसी अनपढ़ से भी पूछोगे वो भी जवाब दे देगा इसका कि भाई रेज अगर डाइवर्जिंग नेचर में है तो कभी मीट नहीं करेंगे, दूर जा रही है। मीटिंग तभी होगी रेज की जब वो कन्वर्जिंग नेचर में होंगी इस टाइप से, तो ये तो मीट करेंगे नहीं। तो मीट कहां पे कराना है फिर हमने, अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है हम जबरदस्ती मीट कराएंगे उसको, ठीक है। जबरदस्ती कैसे, मैंने इसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया, इसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया, बन गई वर्चुअल इमेज। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। कैसे सेटिस्फाई हुआ पहला पॉइंट, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन appears टू मीट एट ए पॉइंट। देखो रेज हियर आर appears टू मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तो वर्चुअल इमेज हो गई। रियल इमेज, अब रियल के लिए बुरा मत मानना बच्चा पार्टी, मैंने कनकेव मिरर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं रे डायग्राम समझा रहा हूं तुम्हें डायरेक्टली इमेज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जैसा मैं बताया कि ये चीज होती है प्रिंसिपल एक्सिस, और फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो होता क्या है, प्लेन मिरर की कुछ लोगों को शायद कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर प्लेस करें, है ना, पोल से, बियॉन्ड द पोल अगर हम प्लेस करते हैं तो रियल इमेज बनती है। तो कैसे बनेगी इमेज, देखो हमने क्या करना है, एक रे ऐसे पैरेलल ट्रेवल करानी है। पैरेलल जब रे ट्रेवल करती है तो फोकस से पास करके जाएगी, ये रूल है, फिक्स है ना। ऐसे आई, फोकस से पास करके गई। दूसरी रे को मैंने पोल पे हिट कराना है, दूसरी रे को मैंने पोल पे हिट कराया। पोल पे हिट करने के बाद सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। अब यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरे पास ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज। रियल है, इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड कैसे है, क्या है, ये सारा बोल बच्चन हम मिरर के टाइम पे डिस्कस करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखो। अगर यहां देखोगे तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं जो मैंने रियल इमेज के लिखा है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि रियल इमेज जब बनेगी वहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, सॉरी एक्चुअली मीट एट दैट पॉइंट जहां पे इमेज बन रही है। तो देखो एक्चुअली मीट कर रही है, जो रे पैरेलल गई है, पैरेलल जाने के बाद वो फिर आके यहाँ पे, और जो पोल पे हिट करके आई है वो भी यहाँ पे मीट कर रही है, तो दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, रियल इमेज आ गई। दूसरा पॉइंट कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने बताया था कि रियल इमेज फॉर्म ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। तो रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर रेज इधर ही आ रही है, तो यही हमारे पास रिफ्लेक्टेड साइड हो गई। तो इसी साइड ये मेरे पास इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो आई होप के सभी को समझ में आया हो। ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, रे डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को, है ना। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। तो रियल और वर्चुअल इमेज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन मिरर अगर हम नहीं पढ़ेंगे, भले ये सिलेबस में नहीं है, तो रे ऑप्टिक्स बुरा मान जाएगा, है ना। इसके बाद ही हम कनकेव मिरर वाले पार्ट पे जाएंगे। अच्छा, एक बात तो मैं और ऐड ऑन करूंगा आप लोगों के लिए। देखो रे ऑप्टिक्स अगर देखें हम कि इसको विजुलाइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। मैंने एग्जाम्पल से बताया आप लोगों को। बट अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वेव ऑप्टिक्स ज्यादा इजी है। मतलब वेव ऑप्टिक्स से मार्क्स ग्रैब करना इज मच इजियर देन द रे ऑप्टिक्स। कारण क्या है कि रे ऑप्टिक्स में चीजें बहुत सारी हैं और जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, फिर हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, है ना, फिर हम हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ जाएगा, फिर हमारे पास रियल अपर एंड डेप्थ आएगा, TIR आएगा, प्रिज्म आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। आई तो चलो हट गया अभी सिलेबस से। इतने सारे में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 या 3, ठीक है। अगर मैं नीट की बात करूं, जेई में भी अचानक से कभी कभी तो 2-3 सवाल आए हैं कुछ शिफ्ट में जो रे ऑप्टिक्स है। कुछ ऐसी गायब थी शिफ्ट जहां पे गायब ही हो गया था पूरा ऑप्टिक्स, तो वो तो राम भरोसे चलता है जेई का, तो क्योंकि वो एग्जाम्स नहीं है, वो तो एक भंडारे के जैसा है कि एक एक दिन में 2-2 चलेंगे, 5-7 दिन तक चलते हैं, भर भर के पेपर होते हैं, है ना। वे ऑप्टिक्स ईजी है बट उसमें विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको अगर आप समझ लोगे, जैसे इसके बाद में वे ऑप्टिक्स ही पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब, तो आई होप के आसानी से आप क्वेश्चन मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोगों को सिर्फ IDSC, मेनली पोलराइजेशन, इन्हीं 2 से तो आपको सवाल मिलेंगे, या डाइफ्रैक्शन, तीन चीजें हैं सिर्फ। इंटरफेरेंस को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो +1 में भी पढ़ लेते हैं वेव वाले चैप्टर में,
तो वहां पे सिर्फ 2-3 चीजों से आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे या 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे मिनिमम, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। बट कोई नहीं, मैंने डिस्कस करना है इसको, ठीक है। सो फाइनली हम आ गए प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर में क्या होगा बच्चा पार्टी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये मान लो मैंने मिरर ड्रॉ किया, प्लेन मिरर को इस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। ये साइड जो होगी इसको हम बोलते हैं पॉलिश्ड साइड, और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड भी बोलते हैं इसको, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। सिल्वरिंग कर देते हैं ना, सिल्वरिंग बोलते हैं। तुमने देखा भी होगा कि जो हमारे पास विंडो में मिरर है उसमें कोई प्लेन हमने पेंट नहीं किया है, इसलिए अपना फेस हमें नहीं दिखाई देता, हम आर पार देख सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, बैक साइड देखना, पेंट करके रखते हैं, सिल्वरिंग बोलते हैं उसको, पॉलिश करके रखते हैं। तो रिफ्लेक्ट, ये हो गया हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ये साइड जो होती है प्लेन मिरर की, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। कौन सी साइड हो जाएगी बच्चा पार्टी, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो अगर किसी इंसान ने अपनी इमेज देखनी है तो कहां पे खड़ा होना पड़ेगा उसने, बैक साइड में थोड़ा ना खड़ा होना पड़ेगा, उसके फ्रंट में, फ्रंट में रहेंगे तो तब हमारी इमेज बनेगी। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पे इमेज की, वो हम पढ़ लेते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यहां पे अगर मैं लिखूं इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, क्योंकि डेफिनेशन तो मैंने यहीं पे लिख दी इसकी, एक साइड पॉलिश्ड होगी, दूसरी रिफ्लेक्टिंग होगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इमेज का नेचर कैसा होगा। सो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। सबसे पहली बात कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, कोमा इरेक्ट होगी। इरेक्ट और अपराइट एक ही बात है, ध्यान रखना। तो पहले इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। वर्चुअल का मतलब सभी को पता ही है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। वर्चुअल इमेज का मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ये इट अपियर्स टू मीट एट ए पॉइंट, जब जहां पे रे ऐसा होगा, रेज के लिए रेज अपियर टू मीट एट ए पॉइंट, वहां पे ये इमेज बनेगी। दूसरा इरेक्ट और अपराइट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं सेम पोजीशन में दिखाई दूंगा, इन्वर्टेड नहीं होगी, उल्टी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। वर्चुअल होगी, है ना, इरेक्ट होगी। नेक्स्ट मेरे पास जो होगा लेटरली इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट इज इमेज जो मेरे पास होगी वो कैसी होगी भाई साहब, लेटरली इन्वर्ट। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब इन्वर्टेड नहीं होगी। जैसे अगर मार्कर को मैं प्लेन मिरर के सामने रखूंगा तो मार्कर उल्टा दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर मिरर में हम राइट हैंड देखेंगे तो लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट देखेंगे तो राइट दिखाई देगा, सर देखेंगे तो पैर दिखाई देंगे, हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं अरे सर क्या बातें कर रहे हो, तो कुछ लोग थोड़ा नशे में रह के वीडियो देखते हैं ना, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जो राइट साइड होगी इट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी राइट, ये सिर्फ होगा, है ना। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ। ऐसा नहीं कि हम अपना सर देखेंगे तो पैर दिखाई देंगे, ये तो आप लोग भी खुद मिरर में देखते हैं डेली, सामने देखेंगे तो फेस सामने दिखाई देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो प्लेन मिरर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रीजन क्या है कि आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो या लेंस हो, सभी में इमेज फॉर्मेशन के फॉर्मूले हैं हमारे पास। मान लो कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, हमने इमेज कैलकुलेट करनी है, इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूले, यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इस मिरर की अच्छी बात यह है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे ही इमेज भी बनती है। तो मैंने लिखा है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर वर्चुअल, कोमा इरेक्ट, कोमा लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट सेम साइज, या मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ, इनको थोड़ा अलग से लिखाता हूं पॉइंट को, जो मेरे पास होगा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। जो इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का जो या इसको ऐसे लिखते हैं, जो इमेज बनेगी, साइज ऑफ इमेज किसका हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा इमेज का साइज होगा। ऐसे तो होता है मिरर में, अगर हम खुद को देखते हैं तो जो एक्चुअल में हमारी हेल्थ है वैसे तो हम दिखाई देंगे। ऐसा ना कि बॉडी बिल्डर बन जाएंगे हम, अगर मिरर के सामने आते हैं तो बॉडी बिल्डर दिखाई देते हैं सलमान खान के जैसे, ठीक है, तो वैसा तो नहीं होगा। तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में उसका साइज वैसा ही होता है जो ऑब्जेक्ट का होगा। साथ ही साथ डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज, जो पोजीशन होगी इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी इट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये भी तो देखते हैं हम, क्या बच्चा पार्टी। यहां पे जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देखो ये वाला समझ में आ गया, हमें सेम साइज दिखाई देगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जो इमेज की पोजीशन होगी इट इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी। चाहे अभी करके देख लेना आप लोग, अगर रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो मिरर लेके आओ,
सामने रखो, मिरर के सामने जाओ। अगर आप आगे जाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि इमेज सामने आ रही है, मेरे को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। पीछे जाएंगे तो कैसे दिखाई देगा कि हम पीछे जा रहे हैं, है ना। हाथ को ऐसे करोगे तब भी हमारा हाथ दिखाई देगा, ऐसे सेम मूवमेंट दिखाई देगा। आगे जाएंगे तो आगे, पीछे जाएंगे तो पीछे। बट अगर किसी को ऐसा दिखाई ना दे, है ना, कि तुम आगे जा रहे हो और तुम्हारी इमेज वहीं की वहीं है, रुकी हुई है, तो भाई साहब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का साया है ना। फिर तो नींबू नूंबू काटो कुछ, है ना, घुमाओ, किसी जादू टोने वाले को बुलाओ, है ना, वो थोड़ा सा पूजा पाठ कराओ फिर, अगर कभी भी ऐसा देखने को मिले। क्योंकि फिजिक्स अगर तुम डिसओबे करोगे तो फिजिक्स तुम्हारे साथ मजाक करेगी, और फिजिक्स ने तुम्हारे साथ मजाक किया तो बेटा फिर तो फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे ही इमेज बनेगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम इसको, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पहले। मान लो मेरे पास, अब जिन लोगों का नाम आर से स्टार्ट होता है बड़े खुश हो जाएंगे कि भाई देखो हमारा नाम आया है, क्योंकि मैं आर से बताता हूँ, इससे बताना थोड़ा ईजी है, बच्चों को आसानी समझ में आता है। मान लो मैंने लेफ्ट साइड ये आर ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी डिस्टेंस थी डी। आर है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ध्यान से देखना, आर ऑब्जेक्ट है। थोड़ा खूबसूरती बढ़ा देते हैं भाई इसकी, टेपेंक छेपेंक टेपेंक, आर। आर नाम वाले खुश हो गए होंगे। तो देखो मैंने बताया जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी पे इमेज बनेगी, तो आप लोग उसी हिसाब से डी डिस्टेंस मार्क कर दो। अब यहाँ तो मैं मैनुअली स्केल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप के बराबर बने। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी बच्चा पार्टी, वर्चुअल। और एक बात और याद रखना कि वर्चुअल इमेज को हमेशा इस टाइप से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आई होप के सेम साइज हो, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 है भाई, पेंटर थोड़ा ना हूं मैं, है ना। तो आप लोग को समझना है बस। ये चीज मेरे पास बनी, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब देखो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे इसमें। पहला पॉइंट कौन सा सेटिस्फाई हुआ है कि वर्चुअल होगी, ठीक है जी वर्चुअल है। दूसरा इरेक्ट है, मतलब अगर आर नीचे आ जाए, है ना, मान लो आर अगर ऐसे आ जाता, आर अगर ऐसे आता तो इमेज की साइड, तो ये इरेक्ट इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज होनी थी, सॉरी इन्वर्टेड इमेज होनी थी। इरेक्ट का मतलब आर अगर ऊपर है लाइन से तो इधर ऊपर आया। थर्ड है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब देखो आर अगर ऐसे था तो इसी साइड दिखाई दिया, आर ऐसे नहीं बना। इसका भी रीजन अभी यही मैंने पढ़ाना है आप लोगों को, यही एक्सप्लेन करना है कि इमेज बनाए कैसे, शेप कैसे बनाए। पोजीशन की दिक्कत नहीं है, पोजीशन सभी को पता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे इमेज होगी। लेकिन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हमने समझना है, ठीक है। ये हो गया सेटिस्फाई। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर हो गए भाई। नेक्स्ट है जितनी पोजीशन पे इमेज होगी उतनी पोजीशन पे ही ऑब्जेक्ट होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो दोनों की पोजीशन भी क्या आ गई बच्चा पार्टी, सेम आ गई। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वुलिस की कार है, इन सभी में उल्टा करके लिखते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखना कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है प्लेन मिरर। इसका मतलब राइट साइड अपियर्स टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। राइट लेफ्ट अपियर होगा और जो लेफ्ट साइड है वो कैसे अपियर होगी, राइट साइड अपियर होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड। और अगर सिर्फ इन्वर्टेड बोलता है तो सिर्फ इन्वर्टेड का मतलब आर अगर यहाँ पे ऊपर था तो साइड आर कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये चीज छाप सकते हो आप लोग, चिपका लो भाई साहब इसको। प्लेन मिरर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सब हमने पढ़ लिए। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि हमें प्लेन मिरर और अच्छे समझ में आए। तो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। भाई ये प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, तभी हमें चैप्टर का फील आएगा, तभी हमें प्लेन मिरर को अच्छे से समझ पाएंगे। और प्लेन मिरर अगर हमें अच्छे से समझ में आया तो हमें स्फेरिकल मिरर में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो कैसे, फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं। प्लेन मिरर है मान लो मेरे पास कोई ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये कांटे कांटे बनाने का पर्पज ये है कि हमें पता चल जाए कौन सी पॉलिश साइड है, पर्पज यही है सिर्फ, है ना। तो मान लो मेरे पास इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था एक रे डायग्राम प्लेन मिरर का, उसमें मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। अब मैं थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट लूंगा जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देखना, मान लो प्लेन मिरर के सामने एक इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कुछ मार्किंग कर दी यहाँ पे, ये एरो लगा दिया, इसको मैंने मान लिया ए और ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, मैंने इसकी इमेज बतानी है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बड़ा ही मजेदार है प्लेन मिरर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें इमेज फॉर्मेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसमें सीधे सीधे क्या है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो अब मैं इसकी इमेज कैसे बनाऊंगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, बस सीधे सीधे ये देखना है कि पहले कुछ पॉइंट्स
असाइन कर दो ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने ए पॉइंट बोल दिया, बी बोल दिया और मिड को सी बोल दिया। जितने तुम्हारे मन में जितने मर्जी उतने पॉइंट ले सकते हैं, जितने ज्यादा पॉइंट लोगे उतने अच्छे से आप डायग्राम बना पाओगे। अब यहाँ पे मैंने ड्राइंग तो करनी नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाना आप लोगों को। तो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जितनी डिस्टेंस पे ए पॉइंट था उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, आई होप के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने पे क्या बन गई, इमेज ए डैश। याद रखना, अगर मैं ए बी लिख रहा हूं या ए बी सी लिख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट होगा ऑप्टिक्स में, ए डैश बी डैश लगा देता हूं तो इमेज को डिनोट करता है, या ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड फॉर इमेज, ये स्टैंडर्ड है ऑप्टिक्स में। ठीक है, ए इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट पॉइंट को देख लेता हूं पहले। ए कैसे आया पता चल रहा है ना भाई सभी को, ऐसे ही मत मन ही मन में, क्योंकि मैं यहाँ तुम लोगों को पढ़ाने आया हूँ, खुद को पढ़ाने नहीं आया। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है वीडियो को। ठीक है, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो जितनी डिस्टेंस पे ए है उतनी पे मैंने ए डैश को मार्क कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये D1 डिस्टेंस पे था तो ये D1 पे आ गया। ज्यादा समझाने के लिए और मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये भी D1 पे आ गया। एक मिनट, अगर ये D1 डिस्टेंस थी और बड़ा करके लिख रहा हूं तो ये भी D1 पे हुआ, और B पॉइंट अगर D2 डिस्टेंस पे है तो मैंने इधर B पॉइंट को D2 डिस्टेंस पे ही प्लेस करना है बच्चा पार्टी। अब जितने डिस्टेंस पे C पॉइंट है उतने पे इधर में मेरे पास C डैश आ जाएगा। इनको मीट करा दो, इनको मीट करा दिया मैंने, तो इस टाइप से थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया था वर्चुअल इमेज, ये मेरे पास इमेज बन गई। या भी कोई बात नहीं, वर्चुअल तो पता ही है ना, थोड़ा इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ये बन गई वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, क्योंकि पहला केस था तो इसलिए मैंने D1 D2 मार्क किया, आगे नहीं करूंगा मैं, ये ध्यान रखना। अगर ये मान लो D3 डिस्टेंस थी तो यहाँ पे ये भी कितनी हो जाएगी, D3। बस ये तुमने ट्रेसिंग करनी है, ये बस ट्रेसिंग करनी है आप लोगों ने कि जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा उतने पे ही दूसरा होगा। सेकंड कोई एग्जांपल देखते हैं, दो चार एग्जांपल का देता हूं ताकि फील आ जाए अच्छे से। सेकंड एग्जांपल में मान लो ये प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इस टाइप से है। यहां पे भी फिर हम मार्किंग कर लेंगे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। मार्किंग कैसे करेंगे, इसको मैंने ए मान लिया, इस वाले पॉइंट को बी मान लिया और बीच में कोई पॉइंट ले लिया सेंटर में सी। यहाँ पे भी सेम गेम होगा। अब बात आती है कि सर क्या इमेज ऐसे बनेगी। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक मैंने ये दे दिया एग्जांपल, एक मैंने ये दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कौन सा सही है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि पहले एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो दूसरा डायग्राम है वो सही है और फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे क्यों नहीं आई, इसको समझते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, जितने डिस्टेंस पे ए पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे इस साइड में हम ए डैश बना देंगे, और यहाँ पे अगर एरो ऐसे आया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी एरो ऐसे आएगा। साथ ही साथ जितने पॉइंट डिस्टेंस पे ये मेरे पास क्या है, बी पॉइंट है, उतने पे बी इस साइड को हो जाएगा, तो मेरे पास इस टाइप से इमेज बन जाएगी। ये हटा दिया मैंने, ये बन जाएगा ए डैश, यहाँ पे बी डैश। अब डिस्टेंस मार्क करके मैं गंदगी नहीं फैला रहा हूँ ज्यादा, वरना इसको D1, इसको D2, इसको D3 ऐसे हम डिस्टेंस ले सकते हैं, तो इमेज ऐसे बन जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। और लो एग्जांपल, और चाहिए तो एग्जांपल भर भर के हमारे पास। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे इस टाइप से, क्योंकि इसके बाद मैंने आप लोगों को ना क्लॉक प्रॉब्लम पढ़ानी है, एनालॉग क्लॉक, कि अगर टाइम बजे है 2 बजे है 3 बजे है 2:10 2:20 हुआ है और क्लॉक को हम मिरर के सामने लेके जाएंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा, वो भी केस मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना, जीके के लिए। जैसे मैंने बताया कि सिलेबस में तो नहीं है ये वाला पार्ट कंपटीशन में, बट आज की क्लास में पूरी प्लेन मिरर के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, इसको मान लिया मैंने सी, तो यहाँ पे वही ट्रेसिंग करेंगे। जितनी डिस्टेंस पे ए पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे ए डैश आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस पे सी पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे इस साइड आ जाएगा सी डैश। तो डायग्राम बना देते हैं इस टाइप से, मेरे पास ये इमेज बन जाएगी बी डैश सी डैश। ठीक है, या अगर इसका उल्टा है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4 देख ले, एक और देखो, भर भर के करा देते हैं आप लोगों को। मान लो इस टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, इस टाइप से अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, फिर आपने वही करना है, जितनी डिस्टेंस पे ए पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे इस साइड ए डैश आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस पे सी है उतनी इस साइड को सी डैश आ जाएगा, जितने पॉइंट डिस्टेंस पे बी है उतने पे, थोड़ा सी थोड़ा मैं ज्यादा ले गया डायग्राम के हिसाब से, उतने पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे बी डैश आ जाएगा। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा भाई, बी डैश। आई होप इतने क्वेश्चंस काफी हैं। इतने क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि हमने
प्लेन मिरर की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने डस्टर रख दूं, 3D ऑब्जेक्ट या कोई और ऑब्जेक्ट में रखता हूं, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, आप ये वाले जो एग्जांपल्स हैं इनका रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो छाप लो इसको बच्चा पार्टी। सो हमारे पास प्लेन मिरर के एग्जांपल्स हमने कर लिए। ठीक है, इमेज किस तरीके से बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं। अब एक और केस में बताता हूं आप लोगों को, इसमें एनालॉग क्लॉक प्रॉब्लम। डिजिटल की बात नहीं करेंगे, एनालॉग क्लॉक प्रॉब्लम की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, है ना, ये भी हमें आना चाहिए। तो मान लो हमारे पास ये प्लेन मिरर है। ठीक है, हमने एक प्लेन मिरर रखा है यहाँ पे, और इस साइड मैंने एक एनालॉग क्लॉक रख दी। ठीक है, तो और टाइमिंग जैसे एक निडल मैंने यहाँ पे दिखा दी आप लोगों को, और एक आ जाएगी इस साइड। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमने ऑब्जेक्ट में अगर टाइम देखना है, फॉर एग्जांपल हमें पता ही है कि ये 12 है और ये 3 आएगा, 9 है और 6 है। अगर फ्रंट में आप लोग देख रहे हैं, मिरर को ऐसा दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना। क्लॉक ऐसे मैंने की है, मिरर में अगर मैंने टाइम देखना है तो क्लॉक को मैंने रोटेट करना पड़ेगा इस टाइप से। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि हमें पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट साइड जो टाइम है वो टाइम हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 PM, 3 बजे, PM AM जो भी है। ठीक है, 3 बजे का हमें टाइम दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि इमेज में हमें कैसे दिखाई देगा। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को रे डायग्राम, जो प्लेन मिरर का जो रे डायग्राम की प्रॉपर्टीज है उससे समझाऊंगा, और फिर बाद में मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा आप लोगों को। उस शॉर्ट ट्रिक में आपने टाइम की वैल्यूज पुट करनी है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, है ना। डायग्राम बनाएंगे टाइम वेस्ट होगा, और वैसे भी कंपटीशन में हमने कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, वहां पे तो आपने बस गोले भरने, आंसर आपका किसी भी कैलकुलेशन से आया हो, चाहे भले ही पड़ोसी की मेहरबानी से आ गया हो, है ना। तो वैसे कंपटीशन में पड़ोसी की मेहरबानी होती नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट साइड का टाइम हो गया मेरे पास 3। इमेज में कैसे देखेंगे, तो पहले मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट साइड हो गई, ये तो भाई थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो सकता है, थोड़ा मैनेज करें बच्चा पार्टी। इमेज साइड जो टाइम होगा उसको पहले मैं आपको मैन्युअली ऐसे कैलकुलेट करना बताऊंगा, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे टाइम ये है तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये एरो जितनी डिस्टेंस पे इधर आया उतनी पे इधर आएगा। तो अगर मैं डायग्राम बना दूं, ये मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये निडल मैंने इस टाइप से कैसे बना दी। अब सोचने वाली बात है कि इस साइड कौन सा हो गया, ये 9 हो गया और यहाँ हो गया 12, तो ये मेरे पास टाइम कितना आ गया, यहाँ पे 9 का टाइम आ गया। मतलब अगर 3 PM का टाइम आप लोगों को ऑब्जेक्ट साइड दिखाई दे रहा है, मार्क कर देता हूँ, अगर इधर PM दिखाई दे रहा है तो इधर भी PM में आएगा। वैसे PM AM का लॉजिक यहाँ पे मिरर में नहीं आएगा, ये हमने ही डिसाइड करना है किस टाइम हम रात के टाइम क्लॉक को हम रख रहे हैं मिरर के सामने, दिन के टाइम रख रहे हैं, इसलिए PM और AM नहीं लिखते हैं। मैंने इसको हटा ही देता हूँ, PM और AM वाले पार्ट को, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये टाइम हो गया। ठीक है, अब कुछ लोग क्लास में बैठ के ये भी सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे 3 इमेज में 9 कैसे। तो भाई ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। मैंने अगर मिरर में इमेज देखनी है, फॉर एग्जाम्पल, रुको जरा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो बता ही सकते हैं आपको। एनालॉग क्लॉक, जैसे मेरे पास ये क्लॉक है ना सामने, मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मान लो प्लेन मिरर ऐसे है, मैं यहाँ क्लॉक को ऐसे रखूंगा तो टाइम दिखाई देगा क्या, क्लॉक को मैंने ऐसे लेके जाना पड़ेगा ना। तो अगर 3 ऐसे करने पे यहाँ पे 3 ही आएगा, बट मैंने ऐसे नहीं, इस टाइप से नहीं रखा है ऑब्जेक्ट को। जो एनालॉग क्लॉक है वो हमारी ऐसे है, मतलब जहां पे 3 होगा वहीं पे दिखाई देगा, 9 जहां पे होगा वहीं पे दिखाई देगा, उस टाइप से मेरे पास चीजें यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो कभी भी गलती से भी मार्क मत करना कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 9, ये आपने मन ही मन में विजुलाइज करना है, क्योंकि क्लॉक का मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। एक्चुअल में जो क्लॉक को मैं मिरर के सामने रखूंगा वो साइड व्यू के अकॉर्डिंग रखूंगा, है ना, साइड व्यू फ्रंट व्यू। आई होप कि आप लोग समझते हो, दिस इज द साइड व्यू ऑफ क्लॉक, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू होगा कहाँ की साइड, मिरर की साइड। समझाने के लिए मैंने फ्रंट व्यू, जो हमारा क्लॉक का फ्रंट व्यू है, वो आप लोगों की साइड किया है। 9 का टाइम आ गया। अब बात आती है कि शॉर्ट ट्रिक क्या है सर हमारे पास, शॉर्ट फॉर्मूले क्या है। तो शॉर्ट फॉर्मूले आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट आपने याद रखना है, इफ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट साइड टाइम है, ऑब्जेक्ट साइड हमें टाइम दिखाई दे रहा है आवर्स में, ऐसे, है ना, एच एच याद रखना, एच मैं यहां पे लिखूंगा, एच स्टैंड फॉर आवर्स आ जाएगा, एम स्टैंड फॉर मिनट आ जाएगा, और जो एस लिखूंगा तो सेकंड आएगा। तो टाइम अगर हमारे पास आवर्स में है, ठीक है, तो इमेज साइड जो टाइम होगा, इमेज साइड के टाइम को आप लोगों ने क्या करना है, इमेज साइड के टाइम को सिर्फ और सिर्फ 12
लिख के आपने उससे माइनस कर देना है और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को मैच करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास, मैं इसको मैच करूं यहीं पे, जो एग्जांपल मैंने लिया था, 12 में से हम माइनस करेंगे, मेरे पास कितना टाइम था, ऑब्जेक्ट साइड टाइम था 3, तो मेरे पास ये आ जाएगा 9। देखो मैच हुआ, फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट साइड जो टाइम होगा, अब इमेज साइड का टाइम हमें किस तरीके से अपेयर होगा कि 12, और ये जो टाइम हमारे पास होगा, ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट साइड का है। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगर मान लो टाइम आता है आवर्स और मिनट में, इफ ऑब्जेक्ट साइड टाइम हमारे पास है आवर्स में और मिनट में, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 11:10 हुई है, 11:20 हुई है ना, ये 12 कोई कुछ इस टाइप से हमारे पास टाइम है। देन इमेज साइड जो टाइम होगा हमारे पास, इमेज साइड जो टाइम हमें दिखाई देगा, वो हमने क्या करना है, 1160 से माइनस कर देना है इस HH और MM को, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो भी आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टी आंसर हो जाएगा। लास्ट केस जो हमारे पास है, इफ ऑब्जेक्ट साइड टाइम हमें दिखाई दे रहा है, मान लो आवर्स भी है वहां पे, मिनट भी है और सेकंड भी है। देन इमेज साइड जो मेरे पास टाइम हो जाएगा, इमेज साइड टाइम होगा, हमने क्या करना है, 11 ये मेरे पास 11 59 60 में से माइनस कर देना है HH MM और SS को, यहां से हमारे पास जो भी होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा बच्चा, पार्टी टाइम का इमेज साइड। ठीक है ना, इधर टाइम आ जाएगा, इमेज साइड टाइम निकल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम कुछ एक मुझे लगता है कि 3 है, 3 में से लास्ट वाले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर स्पेस, या एक बार नोट कर लो आप लोग ना, एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, तो लास्ट वाले का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना नन्हे मुन्ने सवालों में। मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट साइड टाइम है, इफ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट साइड हमें जो टाइम गिवन है हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल 5:15 मिनट एंड 30 सेकेंड, इस टाइप से टाइम है। तो हमने इमेज साइड टाइम बताना है कि इमेज साइड जो हमारे पास टाइम होगा वो क्या होगा। तो इमेज साइड जब मैं टाइम निकालूंगा, इमेज साइड जब मैं टाइम निकालूंगा बच्चा पार्टी, तो हमारे पास क्या है, टाइम का क्या फॉर्मूला है, 11 59 60, अब इसमें माइनस कर देंगे, ऑब्जेक्ट साइड टाइम कितना गिवन था, 5 15 30, तो आएगा 0 3 4 4 और ये आएगा 6, मीन्स टाइम जो हमारे पास हुआ है 6:44 मिनट एंड 30 सेकेंड, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, चलो ये नोट कर लेंगे आप लोग। सो प्लेन मिरर में एनालॉग प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, क्लॉक वाली। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुराने जमाने में सवाल आए हुए भी हैं इससे, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 प्लेन मिरर्स कुछ एंगल पे इंक्लाइन होंगे एक दूसरे से, और हमने नंबर ऑफ इमेजेस बनानी है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास प्लेन मिरर ऐसे है, एक मिरर ये हुआ एंड दिस इज द अनदर मिरर 1 मिरर 2, और दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया, थीटा एंगल हो गया। तो थीटा यहां पे लिख भी देता हूं, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स। जो 2 प्लेन मिरर्स होंगे उनके बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है ना। तो यहां पे हमने नंबर ऑफ इमेज बतानी होती है कि मान लो 2 प्लेन मिरर कुछ एंगल पे हैं, उनके बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो कितनी इमेजेस बनेगी। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि सर क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चीज, रियल लाइफ में आप लोगों को देखने को मिला होगा, अगर आप लोग जिम जाएंगे या सैलून में जाएंगे तो आपने देखा ना बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे, सामने देखेंगे, वहां भी इमेज दिखाई देगी, बैक साइड में भी इमेज दिखाई देगी, साइड में भी इमेज दिखाई देगी। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है हमने, यही तो फिजिक्स है भाई, जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, देखने को मिल रहा है, उन सब के पीछे फिजिक्स है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कितनी इमेज बनाएंगे मिरर, वो हमने पढ़ना है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, फर्स्ट केस आता है, हमने चेक करना होता है सिर्फ कि 360 डिग्री अपॉन थीटा को मैंने
360 डिग्री को मैंने थीटा से डिवाइड करना है, और थीटा से डिवाइड करने पे अगर ये आ जाता है एक इवन नंबर सभी को पता है, अगर कंप्लीटली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डिविजिबल बाय 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर। देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जो हमारे पास आएगा भाई, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड स्मॉल n मैंने ले लिया, ये आएगा 360 डिग्री बाई थीटा से जो भी आंसर आया उसको -1 कर दो, ये मेरे पास आ गया केस। ठीक है, फटाफट से हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो पहले केस में हमने देखा 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारे पास सेकेंड, इफ 360 डिग्री बाई थीटा इज ए ओड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है, ओड नंबर है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यहां पे गेम चेंज होगा बच्चा पार्टी, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब बात आएगी कि यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज है भाई, कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों को मैं साइड बाय साइड इधर ऐसे खोपचे में लिख लेंगे हम इसको। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया है, एक केस तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी। दूसरा, पहले हेडिंग लिख देता हूं दोनों। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ, नाम में ही डेफिनेशन छिपी हुई है। तो पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। तो सिमेट्रिकली में क्या होगा, ऐसे मान लो 2 प्लेन मिरर्स थे, तो सिमेट्रिकल का मतलब बच्चा पार्टी ये होगा कि एग्जैक्टली मिड में आएगा दोनों के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं मीट कराऊं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये एंगल भी θ/2 होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा, θ/2। सिमेट्रिकल का मतलब पता ही है, अगर किसी भी चीज को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। तो वैसे ही अगर मैं मिड से लाइन ड्रॉ करूंगा तो 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। जो मिरर का मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे इतना स्पेस ऊपर जाएगा, सेम स्पेस नीचे जाएगा। टोटल एंगल थीटा था, दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हुए हैं, इट मींस सिमेट्रिकली प्लेस किया था। तो सिमेट्रिकल प्लेस करने पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो बेटा सेम बनेगी, 360 बाई थीटा -1। मतलब हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है इवन के केस में, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। बट अब बात आती है कि अगर एसिमेट्रिकली हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, अब एसिमेट्रिकली कैसे आएगा। एसिमेट्रिकली में देखें बच्चा पार्टी, ये मेरे पास इस टाइप से हो गया, ये हो गया पॉइंट O, तो यहां से मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ क्या होगा, ये एंगल अलग हो गया θ1, ऊपर वाला एंगल मैंने अलग ले लिया θ2, θ1 θ2 एसिमेट्रिकली प्लेस। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होंगी वो 360 बाई थीटा होंगी, डायरेक्टली 360 डिग्री बाई थीटा, ये मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। एक बात मैं बोल के बता रहा हूं, अगर मेंशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसा किया है, देन वी विल टेक द ऑब्जेक्ट एज, या वी विल टेक द ऑब्जेक्ट एज इट इज प्लेस्ड एज सिमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकली लेके चलेंगे। एसिमेट्रिकली हम तभी लेके चलेंगे जब वो सवाल में बोलेगा, क्योंकि फिजिक्स में ये कुछ बुरी बातें हैं जो हमें ऐसे ही माननी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं स्फीयर बोल देता हूँ, सिर्फ स्फीयर हमने पढ़ने को मिलता है +1 में भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ग्रेविटेशन है +2 में भी। तो सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है +1 में। +2 की बात करें, सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो कैसे याद करें, अगर सिर्फ स्फीयर बोल दिया +1 में तो सिर्फ सॉलिड लेंगे, होलो तब लेंगे जब मेंशन करेगा, या थिन शेल बोल दे। वही चीज मैं +2 में सिखाता हूँ। मान लो इलेक्ट्रोस्टैट में हम गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर उसने बोला सिर्फ सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग लेंगे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग तब लेंगे जब स्पेशली मेंशन करेगा। तो ये सारा डाटा है, नोट करो इसको फटाफट, फिर 1-2 सवाल करते हैं इसके और निपटाते हैं प्लेन मिरर को, है ना। नोट एड ऑन करेंगे हम ना, एक नोट लिखेंगे प्लेन मिरर में, वो क्या है, इफ 2 मिरर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। अभी जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन की हमने कैलकुलेशन की है वो उतना इजीली हम नहीं देख पाएंगे रियल लाइफ में, बट ये तो हमें बार बार देखने को मिलेगा जब भी आप किसी सैलून में जाओगे या जिम में जाओगे। सो इफ 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो पैरेलल होंगे इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इसको ऐसा समझो कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, रफ डायग्राम है एक समझाने के लिए, तो इस टाइप से, और ड्राइंग जैसे तुम्हें पता ही है मेरी बड़ी खूबसूरत है, थोड़ा खूबसूरती बढ़ा सकते हैं इंसान की,
ऐसे कोई इंसान बीच में खड़ा हुआ है, एक मिरर ये हुआ, एक मिरर ये हुआ, तो दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं? तो पहले हम ना इसको प्रैक्टिकली बातें करते हैं कि हमें देखने को क्या मिलता है। हम किसी जिम में जाएंगे, सैलून में जाएंगे, तो फ्रंट वॉल पे मिरर होगा, बैक साइड पे मिरर होगा। जब तुम फ्रंट में देखोगे तो हमें बहुत सारी इमेजेस अपनी बनी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि होता क्या है, जैसे फर्स्ट इमेज हमारी टेंडेंसी क्या होगी, अगर मैं सामने फेस करके देख रहा हूं, फर्स्ट इमेज मेरी पहले वाले मिरर में दिखाई देगी। उसके बाद जो फ्रंट में इमेज बनी है उसकी दूसरी इमेज बन जाएगी बैक साइड। तो आप अगर फोकस करोगे तो मल्टीपल इमेजेस बनेगी, और इतनी इमेजेस बनेगी कि आप काउंट भी नहीं कर सकते बैठने के बाद। रीजन क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को इमेज के बारे में तो पढ़ा दिया था, दोनों टाइप, रियल भी पढ़ाया इमेज, वर्चुअल भी पढ़ाया। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं ना, दूसरे को समझना आसान है, मैंने पढ़ाया नहीं था, वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट हमें पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, है ना, या रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, याद रखना, मल्टीपल मिरर्स में क्या होता है कि एक मिरर से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आप इसको फील करो, मेरा फेस मुझे फ्रंट मिरर में दिखाई दे रहा है, बैक साइड जो मिरर है वहां पे तो मेरी बैक दिखाई देनी चाहिए सिर्फ, लेकिन अगर तुम फ्रंट मिरर में देखोगे तो रियर मिरर में सिर्फ बैक ही दिखाई नहीं देगी, हमारा फेस भी दिखाई देगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, फेस मेरा सामने है लेकिन बैक साइड मिरर भी मेरा फेस दिखा दे रहा है मुझे, कैसे? 360 में तो घूम नहीं रहा है वो, इतनी शक्तियां तो आ नहीं गई है मिरर के पास, तो कैसे हमें इमेज दिखाई देती है? तो उसका पैटर्न क्या होता है कि जब मैंने सामने देखा, मेरी एक इमेज बनी, वो इमेज मेरे बैक साइड मिरर के लिए काम करेगी, ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इट मींस इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर, दूसरे के लिए वर्चुअल का ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले की इमेज इधर बनी, फिर इसकी इमेज इधर बनी, फिर इसकी इमेज इधर बनी, ऐसे मल्टीपल टाइम ये काम चलता रहेगा। थीटा 360 डिग्री आ गया, तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 360 बाई थीटा, इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म्ड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगी जब भी हमारे पास दो कैसे मिरर हो जाएंगे, प्लेन मिरर, और दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अभी हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से, ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं, फिर एक आगे नोट में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। सो टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड देन एट 40 डिग्री, then find the number of images formed when object is placed asymmetrically between them। मतलब दो प्लेन मिरर हैं, फर्स्ट केस में दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था, सेकंड में 40 डिग्री का एंगल था, और ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली प्लेस किया है। तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो यहां पे क्या होगा बच्चा पार्टी, अगर मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूं सॉल्यूशन का, फर्स्ट केस, ठीक है। तो प्लेन मिरर है हमारे पास, और दोनों ही मिरर कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, 60। तो फर्स्ट केस में हमारे पास थीटा आ गया 60। तो हम चेक करेंगे, वी विल चेक 360 डिग्री बाई थीटा हमारे पास कितना आ रहा है। सो 360 बाई ये हो गया 66 आ गया, जो एक इवन नंबर है। ये कैसा है भाई साहब, एक इवन नंबर, 360 बाई 60 आ गया इवन नंबर। अब मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि जब इवन नंबर आएगा हमारे पास 360 बाई थीटा, तो इसमें कोई गेम नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आपने सिमेट्रिकली प्लेस किया या एसिमेट्रिकली किया, सीधे सीधे हमने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म निकाल देनी है। नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1, ठीक है ना। इसमें कोई कुछ नहीं देखना हमने कि वो सिमेट्रिकली है या नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 5। सेकंड केस में अगर हम देखते हैं, अगर ओड आता है तब हमने चेक करना होता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है एसिमेट्रिकली है। सेकंड केस में उसने बोला है कि इफ थीटा कितना हो जाए हमारे पास, 40 डिग्री हो जाए, पहले 60 था, अब क्या हो जाए 40 डिग्री का एंगल हो जाए। तो 40 डिग्री मान लो इस टाइप से हमारे पास आ गया 40 डिग्री, ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली का मतलब यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लिया, एंगल की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ऑप्टिक्स में ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ मुझे जो लाइन जाएगी ये अल्फा बीटा जो भी एंगल बनेंगे थीटा 1 थीटा 2, इनकी नीड नहीं है। तो मैं चेक करूंगा पहले 360 बाई थीटा मेरे पास कितना आ रहा है। सो 360 बाई थीटा आ गया 360 बाई 40, ये मेरे पास आ गया 9, और 9 मेरे पास आ गया एक ओड नंबर, ओड आ गया। तो ओड नंबर है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को हमने कैसे प्लेस किया है, एसिमेट्रिकली प्लेस किया है, एसिमेट्रिकली प्लेस किया है। तो एसिमेट्रिकली जब हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 360 बाई थीटा डायरेक्टली। तो सॉरी 360 बाई थीटा, तो मेरे पास ये नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई 9, मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगी बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो नोट कर लेंगे इस चीज को सब लोग। अच्छा
अच्छा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग ना, प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन को लेके। पुराने टाइम जमाने का क्वेश्चन है ना, मेडिकल के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ए पर्सन इज इन ए रूम whose ceiling and two adjacent walls are mirrors, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। एक इंसान है, रूम के अंदर है। रूम में क्या है कि जो सीलिंग है, उसकी जो छत है ना, सीलिंग जो है जहां पे फैन हम लगाते हैं, सीलिंग और जो दो एडजेसेंट वॉल्स हैं दोनों मिरर हैं, ठीक है। उन दोनों पे मिरर लगा है, सीलिंग में मिरर लगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम समझेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा कि इंसान रूम के अंदर है, रूम की सीलिंग और सामने वाली जो दीवारें हैं वो सारे के सारे मिरर्स हैं। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो ये बात हर कोई जानता है कि अगर हमने घर बनाना है तो पहले तो नींव रखते हैं, वॉल्स खड़ी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी दीवारें 90 डिग्री के एंगल पे होंगी। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि घर बनाना है, वॉल्स ऐसे कर दी, ऊपर उसके लोड डाल दिया, तो बेटा स्ट्रक्चर इतना लोड टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, लाइफ नहीं होगी उसकी, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए तो हम कर सकते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि हाँ मैंने ऐसे ही बनाना है, तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बना सकते हैं, बट घर ऐसे क्यों बनाने हमने, नैरो क्यों करना। अगर ऐसे बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, जो सरिये वगैरह हैं उसका थोड़ा ज्यादा थिक यूज करने पड़ेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मैं एक जनरल केस लेके चलता हूँ कि अगर हमारे पास घर की दीवारें हैं तो घर की दीवारें कैसी होंगी भाई, 90 डिग्री के एंगल पे होंगी। फॉर एग्जांपल ऐसा देखो, इस टाइप से देखो आप लोग, एक मिनट, ठीक है, इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लो ये दो दीवारें हैं और एक इस साइड को हो जाएगी दीवार, एक इस साइड को होगी, ऊपर हमने छत डाल के रखी है। तो इंसान यहाँ बीच में है, एक दीवार ये हो गई, एक ये हो गई, और जो उसकी सीलिंग है, जो ऊपर छत है सीलिंग, वो भी क्या है, एक मिरर है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। तो मैंने ये वॉल्स ड्रॉ की हैं पहले। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं इमेजेस फॉर्म्ड बाय वॉल्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय वॉल। दीवार कितनी इमेज बनाएगी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इंसान यहाँ पे है बीच में, जैसे मैंने बताया कि ये दीवार हो गई दो, इंसान यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है, तो इमेजेस कैसे बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्लियरली विजिबल है, थीटा हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे मैं चेक करूंगा सबसे पहले 360 डिग्री बाई थीटा, सो 360 बाई 90 मेरे पास आ गया 4, जो एक इवन नंबर आ गया है। क्या आ गया, इवन नंबर। तो इवन नंबर आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई वॉल मेरे पास आ जाएगी 4 - 1 3, मतलब 3 इमेज तो किसने बनाई, दीवार ने बनाई सिर्फ, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सभी को पता है कि जब इवन नंबर आता है हमारे पास 360 बाई थीटा, तो हमने 360 बाई थीटा से 1 माइनस कर देना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इमेजेस बनाई वॉल्स ने, वो 3 आ गई। अब 3 किस तरीके से आई, इस पैटर्न को समझेंगे तभी हम आगे का काम कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो एक इमेज तो ऑब्वियस सी बात है इधर आ जाएगी, सभी को लॉजिक पता है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी पे इमेज होगी, इमेज 1। दूसरी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे इधर आ जाएगी, दूसरे इमेज। थर्ड जो आएगी वो आएगी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पे तीनों को हमने ज्वाइन किया I3। इस पैटर्न को समझो सबसे पहले, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतनी पे इमेज, पहले वाले से ये फर्स्ट मिरर वॉल मान लो, ये सेकंड मान लो, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था दूसरे से उतने पे इमेज बन गई, और थर्ड ये आ गया। सेकंड केस में अभी मेरे पास आंसर नहीं आया है, सेकंड केस में मैंने निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, इमेजेस फॉर्म्ड बाय, वेट थोड़ा गंदा हो गया है, मैं लिखूंगा इमेजेस फॉर्म्ड बाय सीलिंग मिरर से जो इमेज बनेगी वो मैंने कैलकुलेट करनी है। तो कैसे इमेज बनेगी, ये देखो, मैंने छत का टॉप व्यू बना दिया भाई साहब, ध्यान रखना है टॉप व्यू है। तो होगा क्या कि मान लो मैं रूम के अंदर खड़ा हूं और सीलिंग में मिरर लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे मेरी इमेज दिखाई देगी। तो मतलब ओ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ओ डैश, एक इमेज तो ओ की आ गई। दूसरा मैंने बताया कि जब मल्टीपल मिरर्स होते हैं तो एक मिरर से जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये I1 इमेज सीलिंग वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इस इमेज की भी इमेज बन जाएगी, है ना। मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सीलिंग मिरर के लिए, तो इसकी भी इमेज बन जाएगी ऊपर। तो वो इमेज बन गई मेरे पास यहाँ पे I1 डैश। वैसे ही I2 की इमेज बन जाएगी ऊपर, वो हो जाएगी I2 डैश। वैसे ही मेरे पास I3 की इमेज बन जाएगी भाई साहब, वो हो जाएगी I3 डैश। आई होप को सभी को समझ में आ रही हो बात। ओ वाली तो बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी बात, कि अगर मैं सीलिंग में मिरर लगा हुआ है ऊपर देखूंगा तो मेरी इमेज दिखाई देगी।
अब ये मैंने बताया कि पहले दीवार से जो इमेज बनी है वो ऊपर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मिरर के लिए वहां पे भी इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से टोटल 4 इमेज बन गई मेरे पास। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। मुझे निकालनी है टोटल इमेजेस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड जो हो जाएगी, 3 पहले थी दीवार से, 4 होगी सीलिंग से, टोटल आंसर आ गया 7। तो टोटल बच्चा पार्टी 7 नंबर ऑफ इमेजेस हमारे सामने बन के आएंगी। ठीक है, चिपका लो उसको। अब जो नेक्स्ट केस है हमारे मिरर को लेके, प्लेन मिरर में, तो वो आएंगे बच्चा पार्टी मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड। अब बात आती है सर मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? मिनिमम लेंथ का मतलब यहाँ पे ये हुआ, दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा कि एक इंसान है ना, एक इंसान है, उसने अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है मिरर के अंदर, तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो एक केस तो ये बनता है। सेकंड केस जो इसमें आता है वो आता है कि कोई इंसान रूम के अंदर खड़ा हुआ है, सामने मिरर है, बैक साइड में वॉल है, वो चाहता है कि मिरर में उसको बैक साइड वॉल कंप्लीट दिखाई दे। ठीक है, कंप्लीट बैक साइड इमेज दिखाई दे। तो उस केस में क्या मिनिमम लेंथ होनी चाहिए? भाई मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है ना, बट हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, मिनिमम लेंथ कितनी होगी। तो इसको हम नोट में लिखेंगे, है ना, नोट करके लिखेंगे हम, नोट 1। तो पहले मैं डायग्राम वाला पार्ट बताऊंगा आप लोगों को ना, ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पे क्या है, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब उसका डायग्राम ना बनाए क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा होगा, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कि ये हुआ हेड वाला पार्ट, इंसान का हेड, यहाँ पे आ जाएगा आई, और नीचे आया तो ये ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा फुट। ठीक है, ये पैटर्न में ध्यान रखना कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इस इंसान ने मिरर में इमेज देखनी है अपनी, और कंप्लीट इमेज देखनी है, ध्यान रखना, इमेज देखनी है कंप्लीट। ये मैंने एक मिरर बना दिया यहाँ पे, मिरर की कैटेगरी भी फिक्स है, प्लेन मिरर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कनकेव या कन्वेक्स की बात करेंगे, प्लेन मिरर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया जहां पे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको मैंने दिखा दिया है हेड, आई और फुट, मिरर जैसा कि मैंने बनाया यहाँ पे। और मिरर के अंदर क्या करना है, मान लो लेंथ है मिरर की एल लेंथ है, इस एल लेंथ को मैंने कैलकुलेट करना है। ये एल एक मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ टू सी द कंप्लीट इमेज। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे जो बैठे हुए हैं सामने के, सर हम तो इस साइज के मिरर में भी अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं, इससे छोटे में भी देख सकते हैं। बोलेंगे कैसे सर? सेल्फी स्टाइल। सेल्फी स्टाइल कैसे? ऐसे ऊपर से, उसमें तो तुम मुझे इतना छोटू सा मुन्नू सा मिरर दोगे, मैं उसमें भी पूरी इमेज दिखा दूंगा। बट बात यहाँ पे ये है, कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो मिरर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड पैरेलल टू द पर्सन, ये बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जब मैंने मिरर को रखना है तब मैंने अपनी इमेज देखनी है पूरी की पूरी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि चलो एक मिनिमम लेंथ वाला पार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरी 6 फीट हाइट है, 2 फीट का मिरर मैंने रख दिया, तो अगर मैं ग्राउंड पे ही रख दूंगा मिरर को तो ग्राउंड से तो नहीं दिखाई देगा भाई। 2 फीट हाइट के मिरर को अगर मैं ग्राउंड पे रख दूं तो मेरा बॉटम पार्ट ही उसमें दिखेगा, तो पार्ट तो दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ग्राउंड से मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अभी, मिनिमम लेंथ, याद रखना मिनिमम लेंथ की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो चाहे कितना ही बड़ा कर दो उसको तब भी हमारी कंप्लीट इमेज दिख जाएगी, बट हमें मिनिमम देखना है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, minimum length of mirror required to see the complete image, to see the complete image of person, to see the complete image of person। तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो बच्चा पार्टी आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम लेंथ जो होगी इट इज h/2, h/2 होगी। अब बात आती है सर h/2 मतलब क्या हुआ, इसको आसान भाषा में बोल सकता हूं मैं, दैट इज सॉरी h की बात कर लेते हैं पहले। h है यहाँ पे हमारे पास हाइट, ये h नहीं मैंने आपको बताया, h यहाँ पे हम लेंगे कंप्लीट हाइट ऑफ द पर्सन, है ना, फुट से लेके हेड तक। एक हाइट और लेते हैं यहाँ पे स्मॉल h, इसकी फॉर्म में आंसर आएगा। देखो अब आप लोग देख रहे होंगे सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, डेरिवेशन नहीं बता रहे। जब ये सिलेबस में था तो मैं इसका डेरिवेशन भी कराता था, है ना। रे डायग्राम हमने बनाना है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे रेज हर एक पॉइंट से ट्रेवल करानी है, हेड से, आई से, फुट से, और हमें पता है कि उसके हिसाब से बैक साइड में देखो जितने डिस्टेंस पे फुट है उतने पे फुट हो जाएगा, आई वाला आई पे हो जाएगा, हेड वाला हेड वाली डिस्टेंस पे हो जाएगा।
कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस ही किया है कि भाई प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। प्लेन मिरर से इमेज को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम कंप्लीट करने के बाद हम कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह लगाते हैं, सोल्व करेंगे तो तब मेरे पास ये डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। तो उस वाले पार्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बट फॉर्मूले के साथ साथ आपको डायग्राम भी क्लियर होना जरूरी है, तभी आप समझेंगे कब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जैसे मैंने h/2 लिख दिया, मैंने बाद में मार्क किया कि h जो हाइट है वो टोटल हाइट हो गई पर्सन की, और स्मॉल h जो हाइट है वो हाइट ऑफ आई ऑफ द पर्सन फ्रॉम ग्राउंड है। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ पर्सन h/2, दैट इज ये हो गया मेरे पास हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, ये जो मैन है, जो भी इंसान खड़ा हुआ है। तो हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी इंसान को अगर मिरर में, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास प्लेन मिरर है, डस्टर को प्लेन मिरर में मानता हूं, अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, तो कंप्लीट इमेज अगर देखनी है, मान लो 6 फीट का इंसान है, तो 3 फीट हाइट होनी चाहिए मिरर की, तभी हमें कंप्लीट इमेज विजिबल होगी जब हम मिरर को सामने रखेंगे। बट कंडीशन ये है कि अगर तुम ग्राउंड पर रख दोगे तब भी नहीं पूरी इमेज दिखाई देगी। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड दैट क्या, किस चीज के बारे में बात करें, provided that the height of mirror from ground, provide the height of mirror from ground, height of mirror from ground होनी चाहिए y is equal to small h/2। देखो डिफरेंस समझो, दोनों ही केस में h/2 आ रहा है। यहाँ पे h/2 का मतलब मैंने इसके डिटेल में भी लिखा है, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, या मतलब कैपिटल H किसकी हाइट है, कंप्लीट हाइट है पर्सन की, स्मॉल h हाइट है अप टू द आई ऑफ पर्सन। ठीक है, तो द हाइट ऑफ मिरर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हमें मिरर को कितनी हाइट पे रखना है ना, कितनी पोजीशन पे रखना है, तो वो हो गया h/2। इसका मतलब हुआ दैट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ आई फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से लेके आई तक जब हम पहुंच रहे हैं तो कितनी हाइट आ रही है, उस हाइट का हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड। तो ये वाला हमारे पास केस आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और हमने याद रखनी है, एक जो कंडीशन है वो है कि ये जो भी डेटा है, जो भी फॉर्मूलाज हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर। ठीक है, इसके इंडिपेंडेंट है, इंसान मिरर से चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हो तो उसके इंडिपेंडेंट ये डेटा रहेगा, चाहे उसके 1 मीटर पे हो, 2 मीटर पे हो, 3 मीटर पे हो, तो फॉर्मूला यही आएगा, हाइट के लिए h/2 आएगा, मिरर की लेंथ के लिए जो मिनिमम लेंथ होगी। ठीक है, मिनिमम लेंथ, अच्छा मैं ये हमने लिया स्मॉल l भी लिख लेंगे यहाँ पे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, l आ गया h/2 और मेरे पास ग्राउंड से जो हाइट आ गई वो आ गई स्मॉल h/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखने, ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक है, अब जो मिनिमम लेंथ का सेकंड केस आता है उसको भी देख लेते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वो कैसे है, इसको हम नोट 2 में लिखेंगे। पहले मैं डायग्राम बताऊंगा आप लोगों को ना, डायग्राम देखना ध्यान से। डायग्राम में क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई इंसान है, रूम के अंदर है, रूम की दीवार है, दीवार नाम तो सुना ही होगा, एक मूवी भी है अमिताभ बच्चन की, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, मम्मी है ना। तो ये कोई दीवार है, तो दीवार की हाइट मान ली कैपिटल H, हमने एक मिरर रख दिया सामने, प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर यहां पे रखा है उसकी लेंथ पहले के जैसे हमने L ले लिए। कोई इंसान है जो बीच में खड़ा हुआ है ना, तो ड्राइंग मेरी थोड़ा खूबसूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये खूबसूरती बढ़ा देंगे थोड़ी इसकी अपने अकॉर्डिंग। ये कोई इंसान है, पापी इंसान जो बीच में खड़ा हुआ है। अब इस इंसान ने क्या करना है कि प्लेन मिरर में जो उसके बैक साइड में वॉल है, जो दीवार है, उसको कंप्लीटली देखना है, पूरी की पूरी दीवार को उसने कंप्लीटली देखना है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए प्लेन मिरर की, ताकि जो बैक साइड में ये वॉल है ये कंप्लीट दिखाई दे। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, रे डायग्राम से इसको भी कैलकुलेट करते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये आएगा टू सी द कंप्लीट इमेज, सॉरी स्टार्ट करेंगे हम कैसे इसको मिनिमम लेंथ के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है ना,
मैक्सिमम लिमिट नहीं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कोई इंसान है, उसके सर पे मैं 2000 केजी वेट डाल दूंगा, निपट जाएगा इंसान, खर्च हो जाएगा, है ना। 1000 केजी डाल दूंगा तब भी खर्च हो जाएगा। तो मिनिमम क्या हुआ, हमने मिनिमम निकालना है जस्ट, कि जिस पे अगर मैं सर पे रखूं तो इंसान कोलैप्स कर जाए तुरंत ही, ठीक है। उस चीज को हम बोलते हैं मिनिमम डेटा। तो मिनिमम हम यहां पे बात करेंगे, मिनिमम हाइट ऑफ या मिनिमम लेंथ ऑफ, सॉरी मिनिमम लेंथ बोलेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द complete wall behind the person in the mirror, ठीक है। तो यहां पे क्या करना, इंसान ने कंप्लीट वॉल को देखना है मिरर के अंदर, तो उसके लिए मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। तो यहां पे हमने आंसर याद रखना है, इट इज h/3, और यहां पे जो h है मेरे पास हाइट ऑफ वॉल, दीवार की हाइट का 1/3 है ना। मान लो 9 फीट की दीवार है हमारे पास, तो 9/3 आ गया। 3 फीट का मिरर की लेंथ होनी चाहिए, तब हम इस दीवार को पूरे तरीके से देख पाएंगे। बट यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ रूम, वो अपने घर के रूम के मिड में खड़ा हुआ है, सामने प्लेन मिरर लगा है एक दीवार पे मान लो, और पीछे की पूरी दीवार को देखना है, तो मिड में होगा तब ये फॉर्मूला है। अब बात आती है कि सर अगर मिड में नहीं होगा तब क्या केस होगा। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि हम मान लेंगे, मान लो इंसान जो है वो x डिस्टेंस पे है, और जो दीवार है वो यहां से d डिस्टेंस पे है, सॉरी दीवार और मिरर के जो सेपरेशन है वो d है। तो यहां पे मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, इफ पर्सन इज नॉट स्टैंडिंग in the middle of room, then तब मिनिमम लेंथ क्या होगी। तब मिनिमम लेंथ का, अब ये भी हमारे पास रे डायग्राम से आएगा, और हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको h इंटू एक्स अपॉन डी प्लस एक्स, ये वाला मेरे पास केस हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। पूछा जाता है, तुम्हारे जो कोई बड़े सीनियर हैं या घर में कोई भाई बहन है जो पढ़ के निकले हुए हैं मेडिकल नॉन मेडिकल में, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, वही पूछ सकते हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग केस होते हैं, इनके बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है। तो ये दीवार वाला केस हुआ कि वॉल को अगर कंप्लीटली देखना है तो हमारे पास 1/3 h/3 लेंथ होनी चाहिए मिनिमम, और साथ ही साथ अगर मिड में नहीं खड़ा हुआ है इंसान तो दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने वैलिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट 2 केसेस थे हमारे पास जो मैंने बताने थे आप लोगों को। अब इसके बाद एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा आप लोगों को, कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाऊं, तो आपने कमेंट में लिखना है उसको, है ना। यूट्यूब पे जाके जहाँ पे मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, कमेंट में लिख देना है कि हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ाइए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अगर किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराइए, तो वो भी मैं कराऊंगा। बट आपने उसको बताना पड़ेगा मुझे, है ना। कमेंट में आप लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक कराना है, तो उसको कराएंगे कंप्लीट। अब क्या है कि ये प्लेन मिरर में हम इतना ही करेंगे, सिलेबस में कुछ पार्ट नहीं भी था, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि बेसिक्स इसके जरूरी हैं, तभी हम आगे स्फेरिकल मिरर पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट में हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इसमें कनकेव आएगा, कन्वेक्स आएगा, उनके कॉम्बिनेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन वाला पार्ट भी बताऊंगा, ताकि जो बोर्ड वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका भी कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।